आज क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। इसमें रिचा ऑफ पूर्णिया filed her petition in bankruptcy on 31st March 2016. Prepare the statement of fair and deficiency account from the following particulars. Stock in trade दे रखा है और estimated value बैंक debtors creditors दे रखे हैं, preferential creditors दे रखे हैं और loan from Richard's husband. ये एक पॉइंट दे रखा है लोन फ्रॉम हस्बैंड, या अगर हस्बैंड का बिजनेस है लोन फ्रॉम वाइफ, उसका ट्रीटमेंट सेम होता है। कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो लोन से रिलेटेड ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ लोन है और वाइफ लोन लाइबिलिटी साइड पे दे रखा है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो अब अगर वाइफ ने लोन उसी अमाउंट से दिया है जो टाइम टू टाइम उसके हस्बैंड ने उसको दिया है, इन दैट केस सच लाइबिलिटी इज़ नॉट पेबल एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी, ठीक है। फिर उसको पे नहीं करना है बिकॉज वो तो आउट ऑफ हस्बैंड ड्राइंग था, आउट ऑफ हस्बैंड मनी था। तो अब उसका ट्रीटमेंट ये करेंगे कि क्योंकि लाइबिलिटी साइड पे तो बैलेंस शीट में दे रखा है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो लिस्ट होती है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है जो बैलेंस शीट की डेट में दे रखी है, इसलिए डेफिशिएंसी में भी दिखाएंगे। डेफिशिएंसी अकाउंट में विल शो दैट ऑन द लेफ़्ट साइड, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे। क्योंकि अब अगर लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेफिशिएंसी कम होती है, तो इसको लेफ़्ट साइड पे दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वाइफ ने जो लोन दिया है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से, पर्सनल अर्निंग से दिया है, इन दैट केस वो एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करेगा, तो फिर बाकी क्रेडिटर्स की तरह उसको ट्रीट करेंगे, मतलब अनसिक्योर क्रेडिटर की लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। और डेफिशिएंसी में तो तभी हम लेते हैं जब कोई बैलेंस शीट के अमाउंट से लाइबिलिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही हो, तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी दे रखा है। उस केस में जब लोन को पर्सनल प्रॉपर्टी से दिया गया है, तो इन दैट केस वी विल ओनली कंसिडर इट इन लिस्ट ए, ठीक है। तो यही हम लोन हस्बैंड के लोन का भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में नीचे दे रखा है कि रिचा ने जो टाइम टू टाइम पैसा अपने हस्बैंड को दिया उसी में से लोन दिया है, तो अब अगर ऐसा है तो यानी पर्सनल प्रॉपर्टी से हस्बैंड ने लोन नहीं दिया, ठीक है। तो अब इसमें ये लोन हम नहीं लेंगे लिस्ट ए में और डेफिशिएंसी के लेफ़्ट साइड पर दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ बिल्डिंग दे रखा है और बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है। फिर है क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय लाइफ पॉलिसी, एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ 12,000, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ट्रीटमेंट हम नॉर्मली इट इज़ अ पर्सनल एसेट, लेकिन दोनों तरह से किया जाता है, पर्सनल एसेट की तरह भी और प्राइवेट एसेट की तरह। तो अगर हम इसको पर्सनल एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो रिलाइजेबल वैल्यू जो है LIC की वो हम दिखाएंगे लिस्ट ई में। और अगर इफ़ इट इज़ नॉट गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी के तौर पे दिया गया है तो फिर जिस भी लिस्ट बी या सी में होगा वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी में इंक्लूड हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम डेफिशिएंसी अकाउंट में भी हम लाइफ पॉलिसी की रिलाइजेबल वैल्यू लेफ़्ट साइड पर दिखाएंगे, ठीक है। अगर बिजनेस असेट्स की तरह ट्रीट किया है तो इन दैट केस पहले से बिजनेस असेट जो बैलेंस शीट होगी उसमें दिया रखा होता है लाइफ पॉलिसी, तो उसको फिर हम डेफिशिएंसी में नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में एज अ बिजनेस असेट भी ट्रीट किया गया है, कुछ क्वेश्चंस में एज अ पर्सनल एसेट ट्रीट किया गया है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 में और 7 में जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बिजनेस असेट की तरह ट्रीट किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एज अ पर्सनल एसेट किया है। जहाँ पर ये मेंशन है कि प्रॉपर अकाउंट्स नहीं बनाए गए हैं या फिर LIC इज़ नॉट चार्ज, तो वहाँ पे हम उसको पर्सनल एसेट मानेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की बाकी इन्फॉर्मेशन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की दे रखी है और उसी के साथ LIC दे रखी है और उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, तो हम उसको बिजनेस एसेट मान सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में नीचे दिया है कि शी हैज़ नॉट प्रिपेयर द प्रॉपर अकाउंट्स, तो इसलिए इस केस में हम इसको जो बिजनेस एसेट है वो नहीं मान रहे, पर्सनल एसेट मानेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी को, ठीक है। तो जो भी पर्सनल एसेट का ट्रीटमेंट होता है वही करेंगे इसके साथ भी। फिर आपका है लाइफ पॉलिसी के बाद टाइपराइटर एस्टिमेटेड टू रिलाइज दे रखा है और उसकी वैल्यू दे रखी है। कॉस्ट व्हीकल कॉस्ट 60,000 लेस डेप्रिसिएशन 80
इन 18,000, इसकी वैल्यू 42,000 है। कोई भी एसेट अगर उसमें डेप्रिसिएशन भी दे रखा है तो बुक वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएशन की बाद की होती है। तो लॉस निकालने के लिए जो हम वैल्यूज़ कंपेयर करते हैं सेल्स वैल्यू, तो वो हम बुक वैल्यू से करेंगे, कॉस्ट वैल्यू से नहीं करेंगे। यानी 60,000 माइनस 18,000 जो आया है 42,000 वो बुक वैल्यू हो गई, और रिलाइजेबल वैल्यू है 6,000। ठीक है, तो अब इसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द लॉस। फिर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ठीक है, और प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बाकी ये भी दे रखा है कि लोन बाय हर हस्बैंड इज़ आउट ऑफ अमाउंट गिवन बाय रिचा टू हिम अबाउट 5 years अगो। यानी हस्बैंड ने जो लोन दिया है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं दिया है, रिचा के ने जो अमाउंट उसको टाइम टू टाइम पहले दिया था 5 years पहले, उससे दिया है। ठीक है, तो फिर हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे, ये लाइबिलिटी नहीं मानी जाएगी, बिकॉज दिस अमाउंट वाज गिवन आउट ऑफ रिचार्ज मनी। ठीक है, तो इसको करते हैं स्टार्टअप। तो इसमें सबसे पहले लिस्ट ए और डी देख लेते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 60,600 गिवन है, बिल पेबल है 540। ठीक है, बिल पेबल 540 का है, और लोन फ्रॉम रिचार्ज हस्बैंड नहीं लेंगे क्योंकि उसमें रिचा ने जो भी पैसा दिया टाइम टू टाइम उसी से लोन दिया गया है, तो इट इज़ नॉट पेबल। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 600 है, सिर्फ 600 के, तो लिस्ट डी 600 हो गया और लिस्ट ए हो गया 61,140। तो यहाँ पर अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फेयर देख लेते हैं। 61,140 हो गया लिस्ट ए। फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 2 लोन दे रखे हैं, वन इज़ ऑफ 36,000 और एक है 12,000 का। ठीक है, दोनों ही के अगेंस्ट सिक्योरिटी के तौर पे बिल्डिंग दी गई है जिसकी वैल्यू है 60,000। तो दोनों लोन 60,000 से कवर्ड हो रहे हैं पूरी तरह से, दैट्स वाई लिस्ट बी में आएंगे। तो 48,000 के तो 2 लोन है और 60,000 दोनों के अगेंस्ट बिल्डिंग दी गई है। तो यहाँ पे सरप्लस जो बचा वो आफ्टर पेइंग बोथ द लोन्स कितना हो गया, 12,000। ये सरप्लस इस साइड पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स की लिस्ट में एक और क्रेडिटर्स दे रखे हैं जिनको लाइफ पॉलिसी दी गई है सिक्योरिटी के तौर पे। तो क्रेडिटर्स 36,000 के हैं और लाइफ पॉलिसी की वैल्यू जो है वो 12,000 है, तो इसलिए ये पार्टली सिक्योर्ड हो गया। तो 36,000 में से 12,000 पे ऑफ हो जाएगा, 24,000 जो अनपेड है वो बाहर के कॉलम में आ जाएगा। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हम इनर कॉलम में ही लिखते हैं, 600 ये ले लिया। अब प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई में वो असेट्स नहीं दिखाएंगे जो सिक्योरिटी के तौर पे दिए हैं, उसके अलावा जितने भी असेट्स हैं इनर कॉलम में बुक वैल्यूज और बाहर के कॉलम में रिलाइजेबल वैल्यू ले लेंगे। बैंक हो गया, स्टॉक है, व्हीकल है, डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे रिलाइजेबल वैल्यू टाइप राइटर। बुक डेट्स में 18,000 गुड थी, डाउटफुल 6 थी जिसमें से 1800 रिलाइज होगा, बैड आर 1500। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है। सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको ऐड करके आएगा 55,590। ठीक है, इसमें ये टोटल अमाउंट अवेलेबल है फॉर पेइंग ऑफ लाइबिलिटीज़। अब इसमें से सबसे पहले हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स डिडक्ट करेंगे 600 के, तो दिस विल बी 54,990। ठीक है, और टोटल जो लाइबिलिटीज़ हैं लिस्ट ए और सी की वो 85,140 हैं। ठीक है, तो अब अवेलेबल अमाउंट है 54,990। तो दोनों का जो डिफरेंस है ये वाले अमाउंट का और ये वाले अमाउंट का, तो दैट विल बी डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी हो गई 30,150। अब हम लोग देखेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। अब हम लोग डेफिशिएंसी अकाउंट देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल या एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। 99,000 दे रखा है। प्रॉफिट्स 5 years के टोटल 21,000 दे रखे हैं, ये ले लेंगे इस साइड। उसके बाद ड्राइंग्स 9,000 पर ईयर दे रखा है फॉर 5 years, तो ये हो जाएगा 45,000। ठीक है, उसके बाद सारे असेट्स के जो रियलाइजेशन है उनके लॉसेस, स्टॉक पर लॉस हो रहा है 7,500 का बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू को कंपेयर करके। व्हीकल पे 36,000 का 42,000 की थी बुक वैल्यू और 6,000 की रियलाइज़ हो रही है, तो 36,000 का लॉस हो गया। टाइप राइटर पे इसी तरह से, बिल्डिंग पर, सभी पे लॉस निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बैड डेट्स का लॉस कितना है, 1500 तो बैड थे और डाउटफुल वाले टोटल 6,000 थे जिसमें से 1800 रियलाइज़ हो रहा था, तो 4200 जो है वो डाउटफुल वाले पे लॉस हुआ। तो टोटल लॉस जो है वो कितना हो गया, 1500 प्लस 4200 5700 का। ठीक है,
लोन फ्रॉम रिचार्ज हस्बैंड जो एज अ लाइबिलिटी दे रखा था बैलेंस शीट में वो पेबल नहीं है, तो देयर इज़ अ डिक्रीज इन लाइबिलिटी, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी हम लेते हैं लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, ये हो गया 9000 का लोन फ्रॉम रिचार्ज हस्बैंड। फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को पर्सनल एसेट है वो, तो रिलाइजेबल वैल्यू पर्सनल एसेट की हम दिखाते हैं लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी हैव ट्रीटेड दिस एज पर्सनल एसेट। उसके बाद डेफिशिएंसी ले लेंगे जो कि दे रखा है, निकल के आई है एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 30,150 की। राइट, अब इधर का टोटल ये आ रहा था, मगर यहाँ पर बोथ साइड टोटल इक्वल नहीं हो रहा था, बैलेंस आ रहा है राइट साइड पे। तो अगर बैलेंस आता है सब कुछ लेने के बाद भी, तो इट इज़ अनएक्सप्लेन लॉस। राइट साइड पे आएगा बैलेंसिंग फिगर तो अनएक्सप्लेन लॉस होगा, और अगर लेफ़्ट साइड पे आएगा तो अनएक्सप्लेन प्रॉफिट। तो यहाँ पे इसमें अनएक्सप्लेन लॉस आ रहा है 15,600 का। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रीट कर, इस वाले क्वेश्चन में मेन पॉइंट था लोन का। ठीक है, लोन फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ, अगर वाइफ का बिजनेस है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, या फिर लोन फ्रॉम वाइफ टू हस्बैंड, दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा। जो पॉइंट्स बताए हैं उसको ध्यान रखना है। ठीक है।